हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? सबसे पहले तो ये कंडीशन कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते किसे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते किसे हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। अगर किसी मेटल की रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दे, किसी मेटल की रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दे, अगर हम किसी मेटल की रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दें तो दे एक्ट एज इलेक्ट्रोड। ये मेटल की रोड को हमने उसी के सॉल्यूशन में डिप किया है, ये इलेक्ट्रोड की तरीके से बिहेव करता है। अब इस इलेक्ट्रोड पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उस पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब कंडीशन है पोटेंशियल डेवलप क्यों हुआ? पोटेंशियल डेवलप इस वजह से होता है, इस रोड के ऊपर मेटल यानी कि रोड में मेटल है और बाहर मेटल आयन है, यानी कि चार्ज डिफरेंस है, और जहां भी चार्ज डिफरेंस होता है वहां पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो यहाँ एक तो मेटल है सॉलिड, एक तो मेटल सॉलिड है और एक मेटल आयंस है जो सॉल्यूशन में है, एक्वस। तो यहाँ ये दो फॉर्म है, मेटल सॉलिड कहाँ है? रोड में, और मेटल एक्वस आयंस सॉल्यूशन में। अब क्योंकि यहाँ दो डिफरेंट चार्ज स्पीसीज एक साथ हैं, डिफरेंट चार्ज स्पीसीज एक साथ हैं, तो यहाँ पोटेंशियल डेवलप होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है? ये डेवलप होता है या तो इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कैसे होगा? मेटल सॉलिड से मेटल आयंस बनेंगे बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। या तो मेटल सॉलिड से मेटल आयंस बनेंगे बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसका रिवर्स होगा, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मेटल में बदलेगा। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होंगी, और इस इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन की वजह से चार्ज डिफरेंस होगा, और चार्ज डिफरेंस की वजह से क्या होगा? यहाँ पोटेंशियल डेवलप होगा, और उस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली है क्या? अगर आप ध्यान दो तो आपने फिजिक्स में एक टर्म्स पढ़ी थी पोटेंशियल की डिफाइन। क्या थी पोटेंशियल की डिफाइन? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये फॉर्मूला पढ़ा था फिजिक्स में। और फिजिक्स में पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन टर्म्स ऑफ वर्क। अगर हम चार्ज 1 यूनिट ले लें, ये 1 यूनिट चार्ज ले लें, अगर हम 1 यूनिट चार्ज ले लें, ये चार्ज कितना है? 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट चार्ज ले लें तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल। वर्क डायरेक्ट पोटेंशियल के इक्वल होता है, यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क, और वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। वर्क क्या है? वर्क है एनर्जी के इक्वल। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एक्चुअली एनर्जी की एक फॉर्म है। जब हमारे पास 1 यूनिट चार्ज होता है, तो 1 यूनिट चार्ज अगर हमारे पास है, तो 1 यूनिट चार्ज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाने में जितना वर्क होता है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं, और वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एक एनर्जी है और कुछ नहीं। इस कॉन्सेप्ट से ये ध्यान देना भाई, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो यहाँ भी यही कंडीशन है, यहाँ चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। चार्ज कहाँ से? मेटल की रोड से, या तो मेटल से सॉल्यूशन में आ रहा है, या सॉल्यूशन से रोड पे जा रहा है। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मेटल से सॉल्यूशन में जा रहा है, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो सॉल्यूशन से मेटल आयन रोड पे जा रहा है। तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और इसमें जो वर्क डन है वो ही क्या है? पोटेंशियल। और वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो भी यहाँ एनर्जी चेंज है वो ही पोटेंशियल है। अब कंडीशन ये आती है कि ये जो प्रोसेस हमने लिखा है ऊपर, मेटल सॉलिड से मेटल एक्वा आयंस बने, तो देखने में हमें ये 1 स्टेप प्रोसेस लगता है, लेकिन यहाँ टोटल 3 स्टेप होते हैं। ये जो स्टेप है
यहाँ नेट क्या होता है, अगर हम नेट कंडीशन देखें तो है क्या, यानी कि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, इसमें 3 स्टेप हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें 3 स्टेप है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले मेटल सॉलिड से मेटल गैस बनती है, मेटल सॉलिड से मेटल गैस बनती है, ये प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन, ये प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। तो सबसे पहले यहाँ सब्लिमेशन होता है, इसके बाद मेटल गैस इलेक्ट्रॉन लॉस करके मेटल एक्वस मेटल गैसियस आयंस में बदलती है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटल गैस से मेटल गैसियस आयंस, आपको पता है ये कहलाता है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन। इसके बाद ये मेटल गैसियस आयंस एक्वस आयंस में बदलता है, एक्वस में बदलता है, यानी कि मेटल गैसियस आयंस से मेटल एक्वस आयंस बनता है। तो जब मेटल गैसियस आयंस से एक्वस आयंस बनता है, यानी कि वाटर में जब डिजोल्व करते हैं, ये प्रोसेस हाइड्रेशन। तो यहाँ नेट 3 प्रोसेस होते हैं जो देखने में हमें 1 स्टेप प्रोसेस लगता है, यहाँ टोटल 3 स्टेप्स हैं, देखने में हमें 1 स्टेप लग रहा है 3 स्टेप। कैसे? मेटल सॉलिड से मेटल गैस बनी, सब्लिमेशन हुआ, फिर गैस से आयंस बने, गैसेस आयंस, आयनाइजेशन हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, उन आयंस को जब वाटर में डिजोल्व किया तो उन्हें वाटर ने सराउंड किया, हाइड्रेशन हुआ। तो यहाँ टोटल 3 स्टेप होते हैं, देखने में हमें 1 स्टेप प्रोसेस लगती है। अब इन तीनों स्टेप में जो एनर्जी चेंज है वो एनर्जी चेंज ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन 3 एनर्जी का सम है। कौन से? सबसे पहले सब्लिमेशन, दूसरी आयनाइजेशन, दूसरी आयनाइजेशन, तीसरी हाइड्रेशन। इन तीनों एनर्जी का सम होता है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्क के इक्वल है, यानी कि पोटेंशियल वर्क के इक्वल है, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन 3 एनर्जी के सम के इक्वल है। अब इसमें एक चीज याद रखना, ये जो 2 एनर्जी होती हैं, ये 2 एनर्जी पॉजिटिव होती हैं, ये पॉजिटिव, और ये जो हाइड्रेशन होती है ये निगेटिव होती है, हाइड्रेशन निगेटिव है, ये स्टार्टिंग के दोनों पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब आपको यहीं से 2 या 3 प्रॉब्लम इस पॉइंट से पूछी जाती है, पहले सभी बच्चे से नोट करें भाई, सभी बच्चे इस पॉइंट को नोट करें। कर चुके भाई? चलिए, अब यहाँ आपसे कुछ प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, तो मुझे आपको बस ये समझाना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली 3 एनर्जी का सम था और कुछ नहीं, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, बस इसकी हमें जरूरत है, कोई हमसे बाकी नहीं। अब हमसे ये यानी कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो क्यों आता है? तो उसकी सब्लिमेशन और आयनाइजेशन ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाँ निगेटिव आता है तो उसकी हाइड्रेशन ज्यादा है। तो यानी कि अब अगर हमसे ये प्रॉब्लम पूछी जाए कि इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव क्यों है, तो आंसर यहाँ है, ये ध्यान देना। अच्छा, दूसरी एक और कंडीशन आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, क्यों नहीं होता? हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, तो क्यों नहीं होता? तो यानी कि एक प्रॉब्लम आपसे यहाँ ये पूछी जाएगी, ध्यान देना, नो रेगुलर ट्रेंड,
trend in the value of E naught इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, क्यों, ये पूछा जाएगा। तो क्या आंसर है? नो रेगुलर ट्रेंड इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किस वजह से नहीं है? तो हमें आंसर बोलना है। हाँ भाई, इसका रीजन है बिकॉज सब्लिमेशन और आयनेशन एनर्जी डज नॉट हैव रेगुलर ट्रेंड। ये सब्लिमेशन और आयनेशन में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, किसी की सब्लिमेशन ज्यादा हो जाती है, किसी की आयनेशन ज्यादा हो जाती है, इस वजह से। तो नो रेगुलर ट्रेंड इन द वैल्यू ऑफ ई नॉट पोटेंशियल बिकॉज, हाँ भाई ऐसा क्यों? बिकॉज द सम ऑफ sublimation and ionization energy the sum of sublimation and ionization energy do not have regular trend। हाँ भाई ध्यान रखना इसमें। तो सब्लिमेशन और आयनेशन में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता इस बेस पर। तो एक प्रॉब्लम काफी है, द सम ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनेशन एनर्जी डू नॉट हैव रेगुलर ट्रेंड फॉर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में जिन एलिमेंट्स की आप स्टडी कर रहे हो उनकी सब्लिमेशन और आयनेशन में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, यानी कि रेगुलरिटी के साथ घटे, रेगुलरिटी के साथ बढ़े, ऐसा नहीं होता, इस वजह से। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर निगेटिव क्यों होता है? हाँ भाई, अगर पूछा जाए वैल्यू ऑफ ई इज मोर निगेटिव, किस वजह से मोर निगेटिव होगा? ड्यू टू इट्स, ड्यू टू, हाँ भाई किस वजह से निगेटिव होता है? ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये है बस। अगर कोई आपसे कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर निगेटिव क्यों है, तो हाइड्रेशन ज्यादा है। अच्छा, अगर कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है, तो हाइड्रेशन कम है और सब्लिमेशन और आयनेशन ज्यादा है, उस टाइप से बता सकते हो। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किसकी वैल्यू हाई है किसकी लो है, ये क्या रिलेशन। अच्छा, अब इसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ अब मुझे वैल्यू से समझाना है कि आपको वैल्यू दी जाएगी और पूछा जाएगा बताइए कौन सी फॉर्म मोर स्टेबल है, कौन सी लेस है। एक चीज और ध्यान देना, इसमें एक वैल्यू और हमें जरूरत पड़ सकती है, विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लो होती है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लो वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लो वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये ध्यान रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये हमें याद रखना। इसके बाद हाई वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये ध्यान देना भाई। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो बेस्ट रिड्यूसिंग है, जिसका ज्यादा है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ध्यान देना। अच्छा, अब हमें यहाँ दो ट्रेंड पढ़ने हैं कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो जरा ध्यान देना। हम ट्रेंड इन ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं तो हम दो पोटेंशियल यूज करेंगे, जरा ध्यान देना भाई। वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सा रिडक्शन है?
M2 पॉजिटिव टू M, इसमें हमें ध्यान देना है। हमें ये वैल्यू दे रखी होगी E0 2 पॉजिटिव से M की। आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, M ज्यादा स्टेबल है या M2 पॉजिटिव। तो आप कैसे बताओगे? तो ध्यान दीजिए, यहां फिर आपको एक रूल अप्लाई करना है। अगर वैल्यू लो है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन है, देखो +2 से M बनना है, तो कौन सा प्रोसेस है ये? रिडक्शन। M2 पॉजिटिव से M बनना है, ये रिडक्शन है। अगर हाई वैल्यू दी हो, कंपेयर आएंगे और कुछ नहीं है, दो वैल्यू दे रखी होंगी, आपको कंपेयर करना है, वैल्यू नहीं सोचनी किसकी क्या है, बस कंपेयर करना है। अगर हाई वैल्यू हो, हाई वैल्यू, तो याद रखना M स्टेबल। अगर लो वैल्यू, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी तो M2 पॉजिटिव स्टेबल। ये बात याद रखना है, M2 पॉजिटिव स्टेबल। अच्छा, अभी मैंने बताया जब लो वैल्यू ऑफ E0 रिडक्शन होती है तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है लो वैल्यू में। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो M होता है। जब लो वैल्यू होती है तो M क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। जब हाई वैल्यू होती है, हाई वैल्यू होती है तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हाई वैल्यू में, याद रखना। ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी। हाई वैल्यू में तो ये होता है M2 पॉजिटिव, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ध्यान, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये तो थी वैल्यू ऑफ E0, ये कंडीशन। अब एक दूसरा ट्रेंड हम पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ E0 M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव। ये दूसरा ट्रेंड पढ़ते हैं। इस दूसरे ट्रेंड में क्या कंडीशन है, ध्यान ध्यान दीजिए। वैल्यू ऑफ E0 M3 और M2, अब फिर वही आएगा। अगर हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू है तो बाद वाला स्टेबल है, M2 पॉजिटिव स्टेबल है। और अगर लो वैल्यू है तो M3 पॉजिटिव स्टेबल है। और स्टेबल होने का रीजन कुछ और नहीं है, स्टेबल होने का रीजन वही है जो पहले पढ़ा था आपने, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो आपसे प्रॉब्लम पूछी जाएंगी, मोस्टली प्रॉब्लम इससे आती है आपको। ये कहते हैं कि आयरन के लिए, ध्यान दीजिए, आयरन के लिए, आयरन के लिए वैल्यू लो आती है, क्यों? तो वो लो वैल्यू किस वजह से? लो वैल्यू क्या मतलब है? M3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। तो आयरन के लिए, Mn के लिए हाई आती है क्योंकि Mn की +2 ज्यादा स्टेबल है। और कुछ और नहीं, रीजन वही है, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो आपसे सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम पूछी जाती है, किसके लिए हाई है किसके लिए लो है, ये आपको याद रखना है। तो ये कंडीशन हमें पता हो, एक बार रीडिंग कर लें किस जगह क्या लिखा है, वो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार रीडिंग करें नोट्स में। देखिए भाई, पेज नंबर 3, इन पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। हाई वैल्यू आएगी तो +2 ज्यादा स्टेबल है, लो वैल्यू आएगी +3 स्टेबल है, ये आपको याद रखना है। तो जरा ध्यान से सुनिए, पेज नंबर 2 पर, सॉरी
ये नीचे था रिडक्शन पोटेंशियल, एक बार दोबारा से पढ़ लें। जो अभी हमने पढ़ा ये सब कुछ आएगा इसमें, तो ध्यान से सुनिए है क्या। Thermodynamic stability of the compound of transition elements can be evaluated in terms of magnitude of ionization enthalpy. Ionization enthalpy की terms में of the metal. Smaller the ionization enthalpy of metal, stable is its compound. Ionization enthalpy कम होगी, compound stable होगा. फॉर एग्जाम्पल निकिल सेकंड कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन प्लेटिनम सेकंड। कल एक बच्चे ने आंसर भी बताया था सक्षम ने कि निकिल के केस में सम ऑफ फर्स्ट टू आयनेशन एंथैल्पी लो होता है। इसके बाद प्लेटिनम फोर्थ कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन निकिल फोर्थ। प्लेटिनम फोर्थ कंपाउंड निकिल फोर्थ से मोर स्टेबल है। ये किस बेस पर है? प्लेटिनम फोर्थ कंपाउंड निकिल फोर्थ से मोर स्टेबल है क्योंकि प्लेटिनम की सम ऑफ फर्स्ट फोर आयनेशन एंथैल्पी कम होती है। अब इससे आगे इन सॉल्यूशन, नेक्स्ट पेज पर, इन सॉल्यूशन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेदर देन आयनेशन एंथैल्पी। यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? या स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। जैसे भी मैंने बताया कौन स्टेबल है कौन नहीं है, ये किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स सच एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीन एनर्जी का सम है, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। फिर आगे द टोटल एनर्जी डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सब्लिमेशन, ionization and hydration simultaneously for the process metal solids से metal aqueous बता रखा है, will be the sum of three types of enthalpy. Electrode potential are a measure of delta H total. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उन तीनों एनर्जी का सम होता है, यानी कि एनर्जी के इक्वल है। फिर आगे का हेंस क्वांटिटेटिवली द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस इज डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्या कहा? लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर वैल्यू लो होगी, अब यही है देखो, लोअर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर निगेटिव, लो का मतलब है मोर निगेटिव, कम होना, मैथमेटिकल सोचना है, लो वैल्यू या मोर निगेटिव एक ही बात है। क्या है? मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो एक बात सुनिए, जब लो वैल्यू होती है तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है? मेटल आयंस स्टेबल होता है। मोर ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ दो हैं, 0 और +2, यहाँ 0 और +2 है, कौन ज्यादा स्टेबल है? +2 वाला। यहाँ दो हैं, +2 +3, कौन ज्यादा स्टेबल है? +3 वाला। तो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी जब वैल्यू लो होगी, जो मैंने भी बताया। लो वैल्यू में +3 स्टेबल है, ये वैल्यू दे रखी है तो +2 स्टेबल है, ये ध्यान देना। मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसके बाद है नेक्स्ट ट्रेंड इन, ये दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ने, टिक भी करना है, जिससे मैं टिक कराऊं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो आपके सामने। तो ट्रेंड इन द M2 पॉजिटिव टू M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम M2 पॉजिटिव और M में ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड फॉर trend in the E naught value. This is because their ionization and sublimation enthalpy do not show any regular trend. भाई कोई रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं होता? क्योंकि सब्लिमेशन और आयनेशन कोई रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करती। दूसरा, the general trend towards less negative E naught value along the series is due to increase in sum of first and second ionization enthalpy। मतलब ये कहते हैं कि सीरीज में हम, जैसे हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, जब हम सीरीज में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो क्या हो रहा है? जब हम सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ये कहता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता जाता है। यानी कि पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि आयनेशन एनर्जी बढ़ती है।
पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट था, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है भाई। जब हम किसी सीरीज में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है इसके बाद, द वैल्यू of E naught for Mn nickel zinc are more negative than expected from the general trend. Mn मैग्नीज के लिए, निकिल के और जिंक के लिए बहुत ज्यादा निगेटिव आती है, तो निगेटिव आने का मतलब है कम आना, और कम आने का मतलब है +2 ज्यादा स्टेबल है, उनका +2 ज्यादा स्टेबल है। तो लिखा है दिस इज ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल इन Mn2 पॉजिटिव और completely filled d orbital in Zn2 and exceptional behavior of nickel towards E naught value from the regular trend is due to its high negative enthalpy of hydration. निकिल की हाइड्रेशन ज्यादा है, इस वजह से निगेटिव आ रहा है, और बाकी दो ज्यादा स्टेबल है। मतलब क्या, देखो जिंक 2 पॉजिटिव स्टेबल है 3d10 की वजह से, Mn2 स्टेबल है 3d5 की वजह से, और निकिल की हाइड्रेशन ज्यादा है, निकिल की हाइड्रेशन ज्यादा है, इस वजह से वो निगेटिव आ रहा है। तो ये अगर हमसे पूछा जाए तो तीनों का एक्सप्लेनेशन। दोबारा से सुन लो, कोई रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं है? रेगुलर ट्रेंड इस वजह से नहीं है। रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं है? तो रेगुलर ट्रेंड इस वजह से नहीं है जो भी मैंने बताया, क्योंकि आयनेशन और सब्लिमेशन में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। दूसरा आपको समझाया कि ग्रुप में यानी कि सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों होता जा रहा है, तो उसका रीजन ये है क्योंकि, या लेस निगेटिव क्यों होता जा रहा है, क्योंकि आयनेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। और तीसरा Mn जिंक और निकिल के केस में +2 ज्यादा स्टेबल है, क्यों, यानी कि लो वैल्यू है, क्यों है, क्योंकि Mn2 भी स्टेबल है, Zn2 भी स्टेबल है, और निकिल 2 की हाइड्रेशन ज्यादा है। ये तो थी 2 वाले ट्रेंड में। अब आते हैं 2 और 3 वाले, 3 और 2 वाले ट्रेंड में। तो जरा ध्यान देना, अब यहाँ ये बार बार ये वैल्यू बोलेगा, वैल्यू लो है, तो लो किस वजह से है, उसकी +3 स्टेबल है। वो कहेगा हाई वैल्यू है तो +2 स्टेबल है। रीजन वही है, हाफ फील्ड फुल फील्ड, और कुछ नहीं। तो जरा ध्यान दीजिए, पहला ट्रेंड इन द Mn3 एंड Mn2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट सारे। ए वेरी लो वैल्यू फॉर E नॉट स्कैंडियम, हाँ भाई स्कैंडियम की वेरी लो वैल्यू है, तो वेरी लो वैल्यू का मतलब स्कैंडियम +3 स्टेबल है। क्यों है स्कैंडियम +3? 3d0 की वजह से। भाई 3d0 है, रीजन वही है, अलग से कुछ नहीं। लिखा हुआ आएगा, आपको नहीं लिखना लो है या हाई है, वो लिख के देगा प्रॉब्लम में। आपको तो बस ये लिखना है कि स्कैंडियम 3 मोर स्टेबल है। तो क्या हुआ भाई, पहला ए वेरी लो वैल्यू of E naught scandium reflects the stability of Se3 ions which have a noble gas configuration. फिर इसके बाद ए हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक, जिंक के लिए हाई वैल्यू आ रही, हाई वैल्यू आ रही तो जिंक की +2 ज्यादा स्टेबल है, जिसके लिए हाई वैल्यू है उसकी +2 स्टेबल है, जिसकी लो वैल्यू उसकी +3 स्टेबल है। तो +2 क्यों स्टेबल है? क्योंकि 3d10 है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद कंपेरेटिवली हाई वैल्यू ऑफ E नॉट Mn, Mn की भी हाई वैल्यू है। हाई वैल्यू का मतलब है Mn2 ज्यादा स्टेबल है। Mn2 क्यों ज्यादा स्टेबल है? 3d5 की वजह से। फिर इसके बाद द कंपेरेटिवली लो वैल्यू ऑफ E नॉट फॉर आयरन, आयरन के लिए E नॉट की वैल्यू लो है, क्यों है? क्योंकि आयरन 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। आयरन 3 क्यों है? क्योंकि 3d5 है, ये भी हाफ फील्ड है, इस बेस पर आयरन 3 ज्यादा स्टेबल। अब सबसे मेन और इंपॉर्टेंट, कंपेरेटिवली लो वैल्यू ऑफ वेनेडियम, वेनेडियम की लो वैल्यू है, लो वैल्यू, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, वेनेडियम की लो वैल्यू है। लो वैल्यू का मतलब क्या है? देखो वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, जरा एक मिनट इसे समझना, ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग भी करनी है। हाँ भाई, वेनेडियम है 23, वेनेडियम में होता है आर्गन 18 4s2 3d3। अब अगर ये +2 में है तो +2 में है ये 3d3, और +3 में है तो 3d2 है। आपको मैंने बताया 3d3 भी स्टेबल है, किस वजह से? हाफ फील्ड T2G की वजह से, हाफ फील्ड T2G।
तो ये स्टेबल है क्योंकि T2G हाफ फील्ड होता है। तो अब इसमें थोड़ा सा जरा सेंस में फर्क है, इसको सही ये करना है, कंपेरेटिवली लो वैल्यू ना हो कि लेस निगेटिव वैल्यू, या बेस्ट ये रहेगा हाई वैल्यू लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। इसे कर दीजिए लो की बजाय कंपेरेटिवली हाई वैल्यू फॉर वेनेडियम इज, हाई कर दो, इसे सही कर लो भाई करेक्शन करके, हाई वैल्यू, हाई कर दो। ये हाई का मतलब क्या है, V2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। दोबारा से सुन लीजिए, हाई वैल्यू करनी है, ये जो लिखा है तो उसे हाई वैल्यू कर दो, लो का हाई कर दीजिए बस। तो क्या लिखेंगे, कंपेरेटिवली high value of for vanadium is on account the stability of V2 positive ion due to its half filled T2G configuration। हाई वैल्यू कर लेना भाई, कर चुके, हाई वैल्यू ऑफ वेनेडियम, ये लो हो रहा है, इसे हाई कर लेना। मैसेज डाल दो भाई कोई, लगे हाँ अपने, चलिए ठीक है भाई। अब जरा ध्यान देना, केमिकल रिएक्टिविटी, तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको लिखा हुआ आएगा लो क्यों है हाई क्यों है, आपको तो बस बताना, अगर वो हाई बोल दे तो +2 को स्टेबल बता दो, और लो बोल दे +3 को। ऐसे ही यहाँ +2 और 0 वाले में अगर हाई वैल्यू बोल देता है तो m को स्टेबल बोल दो, लो बोल देता है तो 2 को स्टेबल बोल दो, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद है केमिकल रिएक्टिविटी, जरा ध्यान देना। देखो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी का कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है। इनमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल भी है और नोबल मेटल भी है जो बहुत कम रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्टिविटी का कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है। तो कैसे कहेंगे हम इसमें, द ट्रांजिशन मेटल्स vary very widely in their chemical reactivity. Some of them are highly electropositive and dissolve in mineral acid, whereas few of them are noble. They do not react with simple acid. यानी कि कुछ बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन का कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसमें एक रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन पढ़ लेना भाई, 2Cr3 पॉजिटिव 2HN, इससे क्या बना, Cr2 पॉजिटिव क्रोमियम की है, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस H2, ये बना 2Cr3 पॉजिटिव प्लस H2, ये आपको याद रखना। देखो अब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बची है, क्योंकि टाइम नहीं है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट बच रही है, वरना सारा डी एंड एफ, डी ब्लॉक पूरा हो चुका है। मैंने बताया एफ ब्लॉक में बहुत ज्यादा नहीं है, ये बात ध्यान रखना, एफ ब्लॉक में बहुत कम है, आसान सी टर्म्स हैं, यही टर्म्स रिपीट होंगी जो हमने यहाँ पढ़ी है। तो एक बार इसको सही तरीके से पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो बता दो। और ऑक्सीडेशन स्टेट और करा दूं, फिर मैंने इसकी एक पीडीएफ भेजी थी आपको, हर बच्चे को सारी प्रॉब्लम करके देखनी है, अगर लगे कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती तो पूछ सकते हो, ये ध्यान देना। और सभी बच्चे भाई अपनी फीस जमा करा देना, काफी बच्चों की फीस रह रही है, ये ध्यान रख लेना।